जिसके अंदर असीम शक्तियां हैं। वो जब चाहे जेल से भाग सकता है, पर उसका मकसद दुनिया में नफरत नहीं बल्कि प्यार फैलाना है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ग्रीन माइल। कहानी की शुरुआत होती है ओल्ड एज होम से, जहां पर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल एजकॉम है। ओल्ड एज होम से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, पर पॉल हर सुबह यहां से बाहर जाते हैं। वो पहाड़ी पर बने एक वुडन हाउस के पास जाते हैं जिसे सालों से छोड़ा हुआ है, और खिड़की से अंदर झांकना शुरू कर देते हैं जैसे वो खिड़की से किसी को देख रहे हो। पॉल हर रोज यहाँ पर आते हैं चाहे मौसम कैसा भी हो। पॉल अब वापस ओल्ड एज होम आ जाते हैं जहाँ पर सभी बूढ़े लोग फिल्म देख रहे होते हैं। फिल्म देखते देखते पॉल बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए उनकी दोस्त एली उन्हें वहां से ले जाती है। ये दोनों एक अलग टेबल पर बैठ जाते हैं। एली जब पॉल से पूछते क्या हुआ, पॉल कहते हैं कि मैंने एक बहुत लंबी जिंदगी देखी है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि सन 1935 में, जहाँ पर एक जेल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैदी काम कर रहे होते हैं। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, यानी कि मंदी का दौर चल रहा था। लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। यंग पॉल इसी जेल में एक प्रिजनर गार्ड था। यंग पॉल को वॉशरूम में दिखाया जाता है जिसे यूरिन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसे यूरिनल इन्फेक्शन होता है। तभी उसका साथी गार्ड आता और उसे कहता है कि एक नया कैदी आया है। वहीं बाहर एक दूसरे गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम पर्सी है। उसके साथ एक बहुत लंबा चौड़ा कैदी होता है। पर्सी बार बार बोल रहा होता है डेड मैन वॉकिंग हियर। दरअसल पर्सी एक अच्छा इंसान नहीं है। उसके दिल में दोस्ती, दया, धर्म कुछ भी नहीं है। साथ ही उसका कैदियों के साथ व्यवहार बहुत ही गंदा होता है। अब इस बड़े कैदी को अंदर लेकर आया जाता है। जॉन उसके साथ सेल के अंदर जाता है। जॉन उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम जॉन कॉफी है। हालांकि ये शारीरिक रूप से किसी जाइंट से कम नहीं होता, पर इसका व्यवहार बच्चों की तरह होता है। वो पॉल से पूछता है क्या रात को यहाँ पर लाइट बंद होती है, क्योंकि इसे अंधेरे में डर लगता है। पॉल कहता है कि नहीं, यहाँ पर हमेशा उजाला रहता है। पॉल के सेल से निकलने से पहले ये अपना हाथ भी उसकी तरफ बढ़ाता है। ये देखकर वहां पर सभी गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं, पर पॉल उससे हाथ मिलाता है। पॉल जब सेल से बाहर निकल जाता है तो जॉन उसे कहता है कि मैंने रोकने की कोशिश की, पर मैं रोक नहीं पाया क्योंकि देर हो चुकी थी। पॉल इस बात को समझ नहीं पाता, और जब वो जॉन कॉफी की फाइल देखता है तो यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, और हमें वो दृश्य दिखाया जाता है जिसकी वजह से जॉन कॉफी यहाँ जेल में है। दरअसल एक घर से दो बच्चियां गायब हो जाती है, और जब उसके पिता और आसपास के लोग उसे जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहां पर जॉन कॉफी बैठा होता है जिसकी गोद में उन दोनों बच्चियों की डेड बॉडी होती है। जॉन कॉफी जोर जोर से रो रहा होता है, और वो वही बात बोलता है जो उसने पॉल को कही थी। वो कहता है कि मैंने रोकने की कोशिश की, पर मैं रोक नहीं पाया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और यही वो जुर्म होता है जिसकी वजह से जॉन कॉफी को सजाए मौत मिली है। यहाँ पर पॉल को भी अब उसकी सच्चाई पता चल गई है। पॉल अगले दिन अपने एक साथी के साथ जेल में इलेक्ट्रिक चेयर को साफ कर रहा होता है। दरअसल ये वो चेयर होती है जिसके ऊपर उन कैदियों को बिठाया जाता है जिन्हें सजाए मौत मिली है। उन्हें तब तक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। पॉल जेल के उस डिपार्टमेंट में काम करता है जहां पर उन्हें उन कैदियों को देखना होता है जिन्हें सजाए मौत मिली है। अब जब पॉल और उसका साथी चेयर को साफ कर रहे होते हैं तभी इन्हें हंसने की आवाज आती है, और जब ये बाहर जाते हैं तो इनका एक साथी गार्ड वहां पर हंस रहा होता है। वो इन्हें सामने देखने के लिए कहता है, और तभी सामने से एक चूहा आता है। वो गार्ड जो हंस रहा था वो उस चूहे को बिस्किट का एक टुकड़ा देता है, जिसे खाकर वो जेल की काल कोठरी के अंदर चला जाता है। इन तीनों को लगता है कहीं वो जेल के अंदर छेद न कर दे, इसीलिए तीनों के तीनों अंदर जाते हैं और वहां पर जितना भी सामान होता है सारा सामान बाहर निकालते हैं, पर इन्हें वो चूहा कहीं भी नहीं मिलता। ये देखकर हैरान होते हैं कि 3 गार्ड्स को एक चूहा बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग गया। इन्हें लगता है कि शायद वो चला गया हो, पर अगले दिन एक बार फिर से चूहा बाहर आता है। वहां पर 2 गार्ड्स बैठे होते हैं जो उस चूहे को खाने के लिए बिस्किट देते हैं। वो दोबारा उसी तरह से बिस्किट खाता है। यहाँ पर पर्सी भी होता है, और जब पर्सी उस चूहे को देखता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहा एक बार फिर से उसी काल कोठरी के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक दिन पहले गया था। पर्सी उस काल कोठरी को खोलता है और अंदर का सामान निकालना शुरू करता है। तभी यहाँ पर पॉल और उसका साथी गार्ड भी आ जाता है। पर्सी उन्हें कहता है कि वो चूहा अंदर घुस के बैठा है, मैं उसे मसल कर रख दूंगा। हालांकि पॉल के साथ वाला गार्ड उसे बताना चाहता है कि कल हमने यही किया था लेकिन वो चूहा नहीं मिला, पर पॉल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। पर्सी अंदर का सारा सामान निकालता है और उसे भी वो चूहा नहीं मिलता, यानी उसने बिना मतलब इतनी मेहनत की और अब सारा सामान उसे अंदर भी रखना होगा। यहाँ पर
पर्सी पॉल से और उसके साथी से बदतमीजी भी करता है। पॉल के साथ वाला गार्ड उसकी गर्दन पकड़ लेता है, पर पर्सी कहता है कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दरअसल पर्सी यहाँ के गवर्नर की बीवी का भतीजा है, इसीलिए वो अपनी पहचान का नाजायज फायदा उठाता है। और ये ऐसा वक्त है जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, कोई भी अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। पर पॉल पर्सी को कहता है कि हमें पता है कि तुम्हारी जान पहचान कहाँ तक है, पर आज के बाद तुमने किसी भी गार्ड को धमकाया तो हम में से कोई भी चुप नहीं बैठेगा, चाहे हमारी नौकरी क्यों न चली जाए। अब अगले दिन पॉल जब काम कर रहा होता है तो उसे किसी के हंसने की आवाज आती है, और जब वो अपने साथियों के साथ उस सेल के बाहर पहुंचता है जिस सेल के अंदर मिस्टर डेल है, तो ये देखते हैं कि डेल के पास वही चूहा है जो कोठरी के अंदर हमेशा गायब हो जाता है। डेल इस चूहे को पाकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैंने इसे पालतू बना लिया, ये मेरी हर बात मानता है। वो एक रोल फेंकता है जिसे चूहा वापस लेकर आता है। वो कहता है कि इसका नाम मैंने मिस्टर जिंगल्स रखा है। पास ही के सेल से जॉन कॉफी बोलता है कि तुम्हारा चूहा बहुत समझदार है, जैसे कोई सर्कस का चूहा हो। अब पॉल को जेल का वार्डन बुलाता है जिसका नाम हैल होता है। वो पॉल का एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो पॉल को बताता है कि जेल में एक नया कैदी आने वाला है। उस कैदी का नाम विलियम है, वो बहुत खतरनाक है। उसने चोरी करते हुए 3 लोगों को मार दिया, जिसमें से एक लड़की प्रेग्नेंट भी थी। वार्डन यहाँ पर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर होता है। ट्यूमर ऐसी जगह पर होता है जिसे ऑपरेशन करके ठीक नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि मैं कैसे बताऊं अपनी पत्नी को कि वो मरने वाली है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन पॉल को दिखाया जाता है जो आने वाले नए कैदी का इंतजार कर रहा होता है, जिसका नाम विलियम है, और उसे जो बीमारी है यानी कि यूरिनल इन्फेक्शन, इसकी वजह से पॉल को बहुत पेन हो रहा होता है। उसे खड़े होने में भी तकलीफ हो रही होती है। तभी जॉन कॉफी उसे कहता है क्या आप मेरे पास आएंगे, मुझे आपसे कुछ काम है। पॉल कहता है कि अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पर बिजी हूँ। जॉन कॉफी उसे कहता है कि संभल के। तभी यहाँ पर विलियम, वो नया कैदी, आ जाता है जो बहुत खतरनाक है, और जो गार्ड्स उसे ला रहे होते हैं वो उन पर हमला कर देता है। पॉल भी उनके पास उनकी मदद के लिए जाता है, पर तभी विलियम पॉल के टांगों के बीच में जहां पर उसे इन्फेक्शन होता है वहां पर अपना घुटना मारता है, जिससे पॉल को बहुत पेन होता है। वो जमीन पर गिर जाता है, और अगले पल वो संभल कर खड़ा होता है और अपनी रिवॉल्वर उस तरफ तान देता है जिस तरफ विलियम होता है। उसने अभी भी एक गार्ड को पकड़ा होता है। वहीं बगल में पर्सी भी खड़ा होता है जिसके हाथ में डंडा होता है। पॉल उसे कहता है कि मारो उसे, पर पर्सी पूरी तरह से डर जाता है, इसीलिए वो उस पर हमला नहीं कर पाता। दरअसल पर्सी एक बुरा इंसान तो है, पर वो बहुत डरपोक भी है। तभी यहाँ पर एक दूसरा गार्ड आता है जो पर्सी के हाथ से डंडा छीन के विलियम को मारता है, जिससे वो उसे अपने काबू में कर लेते हैं। सब के सब यहाँ से चले जाते हैं, पर पॉल अब दर्द से कर रहा होता है। वो अपने पेट के बल लेट जाता है। तभी जॉन कॉफी कहता है कि मुझे आपसे काम है, आप मेरे पास आइए। पॉल बड़ी मुश्किल से दर्द से कर रहा था, वो उसके सेल के पास जाता है, और जैसे ही वो जॉन कॉफी के सेल के पास जाता है वो उसे पकड़कर सलाखों के बिल्कुल पास ले आता है, और उसके उस हिस्से में यानी कि प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता है जहां पर उसे यूरिनल इन्फेक्शन है। और अगले पल सेल के अंदर जो बल्ब होता है वो अपना आप ही जलना शुरू हो जाता है। उसकी रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही होती है और इतनी तेज हो जाती है कि बल्ब फट जाता है। पॉल का दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। जॉन कॉफी वहीं सेल के अंदर बैठ जाता है। उसे खांसी आने लगती है, और अगले पल उसके मुंह से बहुत सारे जर्म्स निकलते हैं जो हवा में चारों तरफ उड़ने लगते हैं। पॉल जॉन कॉफी से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जॉन कॉफी कहता है कि मैंने मदद की, मैंने तुम्हारे रोग को पूरी तरह से ठीक कर दिया। अब मैं थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं। और वो वहीं पर सो जाता है। पॉल वॉशरूम जाता है और यूरिन करता है जहां पर उसे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, यानी कि उसकी जो बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। साथ ही जॉन कॉफी के लिए जो उसकी सोच थी वो भी बदल चुकी है। वो जॉन कॉफी के उस वकील के पास जाता है जिसने उसका केस लड़ा था। दरअसल वो जॉन कॉफी की पूरी हिस्ट्री जानना चाहता है कि क्या पहले भी उसने कोई कत्ल किया था, पर उसका वकील कहता है कि जॉन कॉफी को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। उसे पहली बार उसी हादसे वाली जगह पर देखा गया था, यानी कि किसी को नहीं पता कि जॉन कॉफी कहां से आया है। इस वक्त मंदी का दौर भी चल रहा होता है, इसीलिए लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटक रहे होते हैं, और सबको लगता है कि जॉन कॉफी उन्हीं में से एक है। वहीं जेल में दिखाया जाता है जो नया कैदी विलियम है वो सबको परेशान करना शुरू करता है। कभी वो पॉल के मुंह पर थूक देता है, कभी किसी के ऊपर टॉयलेट कर देता है, और एक बार मौका देखकर वो पर्सी को पकड़ लेता है। वो उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ भी लगाता है, जिससे पर्सी बहुत डर जाता है और वो पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। हालांकि विलियम को इसके लिए काल कोठरी में बंद भी किया जाता है, लेकिन वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ अब वो दिन आता है जब डेल को सजाए मौत देनी है। डेल वही कैदी है जिसने मिस्टर जिंगल्स को यानी कि चूहे को पाल लिया है। उसे अपने चूहे की बहुत फिक्र होती है, उसके लिए बहुत परेशान होता है कि उसके बाद उसके चूहे का क्या होगा। वहां
वहां पर जो जेल के गार्ड्स होते हैं उनमें से एक गार्ड कहता है कि हम तुम्हारे चूहे को माउस विल भेज देंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पर चूहों का सर्कस होता है। वहां पर तुम्हारा चूहा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तभी चूहा सेल से बाहर निकलता है। पर्सी उसे अपने पैर से कुचलकर मार देता है और वहां से निकल जाता है। डेल को अपने चूहे की मौत से बहुत दुख होता है। वहां पर जॉन कॉफी होता है। वो कहता है कि इसे मेरे हाथ में रख दो। पॉल चूहे को जॉन कॉफी के हाथ में रख देता है। वो अपने हाथों के बीच में फूंक मारता है जिससे उसके हाथों में रोशनी जल जाती है। इसके बाद उसे खांसी आती है। उसके मुंह से पहले की तरह कुछ निकलता है और हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। सबके सभी देखकर हैरान होते हैं और अगले पल ये दिखाया जाता है कि एक बार फिर से चूहा जिंदा हो चुका है। चूहा डेल के पास चला जाता है जिससे डेल बहुत खुश होता है। अब डेल को उस चेयर पर बिठाया जाता है जिस पर बिठाकर उसे मार दिया जाएगा और इस सजा का जो इंचार्ज होता है वो पर्सी होता है। दरअसल पर्सी ने वादा किया होता है कि अगर उसे किसी सजा का इंचार्ज बना दिया जाए तो यहाँ से वो अपना ट्रांसफर ले लेगा, जिसके लिए वो पहले अप्लाई कर चुका है और उसे मंजूरी भी मिल चुकी है। यहाँ पर जब भी किसी कैदी को सजाए मौत दी जाती है तो उसके सर पर एक स्पंज गीला करके रखा जाता है जिससे करंट का प्रवाह तेज होता है और इंसान जल्दी मर जाता है। पर पर्सी जानबूझकर डेल के सिर के ऊपर सूखा हुआ स्पंज रखता है जिससे उसे बहुत दर्दनाक मौत मिलती है। डेल की मौत के बाद पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो पर्सी को कहता है कि अगर तुम कल यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हारा पूरा भांडा खोल देंगे कि किस तरह से जब नए कैदी विलियम ने एक गार्ड को पकड़ा हुआ था तो तुम्हारे हाथ में डंडा होने के बाद भी तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही तुमने एक बार पैंट में यूरिन कर दिया था। पर्सी को अब उनकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है ठीक है, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। वहीं अब पॉल जॉन कॉफी के सेल के बाहर जाता है। वो देखता है कि जॉन कॉफी बहुत रो रहा होता है। व्यू मस्त है और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स एंड इंस्टेंट सैंक्शन। वो पॉल को बताता है कि मैंने मिस्टर डेल के दर्द को महसूस किया। साथ ही साथ मेरे थ्रू मिस्टर जिंगल्स ने यानी कि चूहे ने भी उसके दर्द को महसूस किया। मैं उस दर्द को अपने अंदर नहीं रख पाया, इसीलिए मिस्टर जिंगल्स यहाँ से भाग गए। मैं अब बहुत थक गया हूँ। ये कहकर जॉन लेट जाता है। पॉल कहता है कि मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब एक दिन पॉल के घर पर उसके साथ काम करने वाले उसके सभी दोस्त लंच करने के लिए आते हैं और पॉल कहता है कि तुमने देखा किस तरह से उसने चूहे को जिंदा किया। जॉन ने इसी तरह से मेरा ब्लैडर इन्फेक्शन भी ठीक किया था। और अब जो इनका वार्डन है जिसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है, ये उसकी पत्नी की भी मदद करना चाहते हैं। इसीलिए प्लान बनाते हैं कि ये जॉन को उसके घर ले जाएंगे। और उससे पहले रात को जॉन की सेल के बगल में जो दूसरा मुजरिम होता है जो कि बहुत ही खूंखार है जिसका नाम विलियम है, उससे पॉल और उसके साथ ही बियर में नींद की दवा मिलाकर पिला देते। वो बेहोश हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जो पर्सी है उसे पकड़ के सब के सब काल कोठरी में बंद कर देते हैं। इसके बाद ये जॉन को उसकी सेल से निकालते हैं और जब ये उसे ले जा रहे होते हैं तो विलियम जो कि बेहोश हो चुका था दरअसल अभी भी वो होश में होता है। वो जॉन कॉफी का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो जॉन कॉफी का हाथ पकड़ता है जॉन कॉफी पूरी तरह से कांप जाता है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। जॉन कॉफी को विलियम से छुड़ाया जाता है। इसके बाद विलियम सच में बेहोश हो जाता है। जॉन कॉफी जब बाहर आता है तो वो आकाश में तारों को देखकर बहुत खुश होता है। साथ ही साथ वो धरती से घास और मिट्टी उठाकर उसे महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे वो नेचर से बात कर सकता है। वैसे तो जॉन शरीर से बहुत विशाल है पर उसका जो नेचर है वो 4 साल के बच्चे की तरह है। अभी जॉन को ट्रक में बिठाते हैं और तभी एक गार्ड जॉन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? जॉन कहता है कि एक औरत की मदद करने के लिए। वो गार्ड पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? जॉन कहता है कि मुझे नहीं पता, बस पता है और ना ही कभी मैंने पता करने की कोशिश की कि ये सब मुझे कैसे पता चलता है। अब ये सब के सब वार्डन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वार्डन शुरू में इन सब को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि कोई जेल से भाग कर आए क्योंकि ट्रक जेल का होता है। वो गन तान देता है। पॉल उसे समझाता है कि यहाँ पर हम मदद करने के लिए आए हैं। इसके बाद जॉन को अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर वार्डन की पत्नी बहुत बीमार होती है। उसका दिमागी संतुलन भी खो गया होता है। जॉन उसके पास बैठता है। वार्डन की पत्नी जॉन से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? जॉन कहता है मेरा नाम जॉन कॉफी है, पीने वाली कॉफी, पर स्पेलिंग अलग है। दरअसल जॉन जब भी किसी को अपना नाम बताता है तो इसी तरह से बताता है। इसके बाद वो वार्डन की पत्नी के फेस के करीब जाता है
और उसके मुंह के अंदर से उसकी बीमारी को अपने अंदर डाल लेता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो घड़ी रुक जाती है, शीशा चटक जाता है, पूरा घर हिलने लग जाता है और कुछ ही पलों में जॉन उसकी पूरी बीमारी अपने अंदर ले लेता है। जॉन की हालत खराब हो जाती है। जिस तरह से पहले वो अपने मुंह से सारी बीमारी बाहर निकाल देता था, इस बार जॉन के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, इसीलिए वो बहुत कमजोर फील कर रहा होता है। वार्डन की पत्नी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पर वो उस वक्त से जब उसको बीमारी का पता चला था तब से अब तक की सारी यादों को भूल चुकी होती है। पर जब वो जॉन को देखती है तो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जॉन कहता है कि मेरा नाम जॉन है। वार्डन की पत्नी कहती है कि जॉन कॉफी, पीने वाली कॉफी, लेकिन स्पेलिंग अलग है। इसके बाद वो जॉन के पास आती है, उसे बताती है कि मैंने एक सपना देखा था जहां पर बहुत अंधेरा था और उस अंधकार में हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया था। इसके बाद वो अपने गले से लॉकेट निकालती है और जॉन कॉफी के गले में पहना देती है। जॉन बच्चों की तरह उसे कहता है थैंक यू मैम। वो भी उसे थैंक यू कहती है और अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद ये जॉन को कंधों का सहारा देकर वापस जेल में ले आते हैं, क्योंकि जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहीं पर्सी को काल कोठरी से अब निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि वो जल्दी यहाँ से अपनी ट्रांसफर ले लेगा। पर्सी जब बाहर आता है तो वो जॉन के सेल के पास होता है और तभी जॉन उसका गला पकड़कर अपने पास खींच लेता है और जो बीमारी उसने वार्डन की पत्नी के मुंह से अपने अंदर डाली थी वो उसी बीमारी को पर्सी के मुंह के अंदर डाल देता है। पर्सी पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और जब वो विलियम की सेल के पास पहुंचता है तो अपनी गन निकालकर विलियम को कई गोलियां मार देता है, जिससे विलियम की मौत हो जाती है। और अगले पल वो भी तड़पना शुरू कर देता है, वो जमीन पर लेट जाता है और जिस तरह से जॉन के मुंह से बीमारी के कण बाहर निकलते थे, पर्सी के मुंह से भी निकलना शुरू हो जाते हैं और वो पूरी तरह से अचेत हो जाता है। यानी कि पर्सी को अब वो बीमारी हो चुकी है जो वार्डन की पत्नी को थी, ब्रेन ट्यूमर की। पॉल जॉन कॉफी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉन कॉफी कहता है कि ये दोनों बुरे आदमी थे। जब विलियम ने मेरा हाथ पकड़ा तब मैंने उसके दिल में झांक लिया था। इसके बाद वो पॉल को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। वो कहता है तुम खुद सब कुछ देख सकते हो। और जब पॉल जॉन कॉफी का हाथ पकड़ता है तो वो सब कुछ देख पाता है जो खुद जॉन कॉफी ने देखा था। वो देख पाता है कि जिन दो मासूम बच्चों के कत्ल में जॉन कॉफी को सजाए मौत मिली है, उन दोनों बच्चियों का कत्ल विलियम ने किया था। इसीलिए जॉन कॉफी पर्सी के जरिए उसे खत्म करवा देता है। अब यहाँ पे वार्डन आते हैं और वो जॉन से पूछते हैं क्या इस घटना का मेरे घर वाली घटना से कोई संबंध है। पॉल साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पर्सी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर पर्सी ट्रांसफर लेने वाला था। अब पॉल जॉन की पूरी सच्चाई जानता है। वो जानता है कि वो बेगुनाह है, इसीलिए वो बहुत परेशान होता है। वो जॉन के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर भेज दूं ताकि तुम्हें सजा ना हो। पर जॉन ऐसा नहीं चाहता। जॉन कहता है कि मैं अकेले परिंदे की तरह उड़ते उड़ते थक चुका हूँ। इंसानों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए नफरत है उसे मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर रोज मैं इंसानों के दर्द को महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द सजा हो जाए। पॉल कहता है कि मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसे क्या कहूंगा कि मैंने क्यों उसके एक सच्चे बंदे को जो बेगुनाह था उसे मौत की सजा होने दी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा जॉब था। जॉन कॉफी कहता है कि तुम कहना ऐसा करके मैंने जॉन की मदद ही की थी। दरअसल जॉन अब इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। पॉल जॉन कॉफी से पूछता है कि तुम्हें जो भी चाहिए हमें बता देना। वो उसे बहुत सारी खाने की चीजें बताता है। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि मैंने कभी फिल्म नहीं देखी और अब ये सब के सब जॉन कॉफी को फिल्म दिखाते हैं। ये वही फिल्म होती है जिसे प्रेजेंट टाइम में ओल्ड एज होम में सब देख रहे थे और एक यही कारण होता है कि पॉल की आंखों में फिल्म देखकर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे जॉन कॉफी की याद आ गई होती है। और वो दिन आता है जिस दिन जॉन को सजाए मौत देनी है। पॉल और बाकी गार्ड जॉन के पास जाते हैं। जॉन उन्हें बताता है कि आज मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने चूहे को यानी कि मिस्टर जिंगल्स को देखा, जो कि अब सर्कस में पहुंच चुके हैं। वहां पर बहुत सारे बच्चे थे और वो दो छोटी बच्चियां भी थी जिनके कत्ल के इल्जाम में जॉन को आज सजा दी जा रही है। जॉन बताता है कि वो दोनों बच्चियां बहुत खुश थी। इसके बाद जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है। यहाँ पर उन दो बच्चियों के माँ बाप और रिश्तेदार भी होते हैं। उन बच्चियों के जो पिता होते हैं जॉन को उल्टा सीधा कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बलात्कारी खूनी है, इसे जल्द से जल्द सजाए मौत दो। यहाँ पर जॉन कॉफी सबकी नफरत को महसूस कर पा रहा होता है। पॉल जॉन से पूछते कि तुम्हें आखिरी बार कुछ कहना है। जॉन बच्चियों को नहीं बचा पाया था, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने होने पर शर्मिंदा हूँ। इसके बाद जॉन के मुंह को कपड़े से ढका जा रहा होता है, पर जॉन कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है,
मेरे चेहरे को कपड़े से मत ढको। पॉल उसकी बात मान जाता है और जॉन आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कह रहा होता है और वो होता है हेवन। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं सबकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि जॉन कॉफी निर्दोष है। पॉल जॉन से आखिरी बार हाथ मिलाता है। जॉन टेलीपैथी से उसे बताता है कि उस इंसान ने उन दो मासूम बच्चियों को मार दिया। इस दुनिया में चारों तरफ इसी तरह के क्राइम हो रहे हैं। इंसान इंसान से नफरत करते हैं और अब वक्त आ जाता है जब जॉन कॉफी को सजाए मौत देनी है। लेकिन पॉल ऑर्डर दे ही नहीं पा रहा होता, पर फाइनली उसे ऑर्डर देना पड़ता है और इस तरह से जॉन कॉफी, जो कि पूरी तरह से निर्दोष था, उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर ओल्ड पॉल अपनी दोस्त को ये पूरी कहानी सुना रहा होता है। पॉल बताता है कि वो आखिरी मौत की सजा थी जो हमने जॉन को दी थी। उसके बाद हम सब ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। हमने अपना ट्रांसफर उस जगह करवा लिया जहां पर नाबालिग अपराधी आते थे। हम उन्हें सुधारते थे, अच्छी शिक्षा देते थे। यहाँ पर पॉल की जो दोस्त होती है, कहीं ना कहीं उसे उसकी कहानी पर शक होता है, इसीलिए पॉल उसे कहता है कि आज तुम भी मेरे साथ वॉक पर चलो, और वो उसे उसी वुडन कॉटेज के पास लाता है जहाँ पर हर सुबह वो आता है। दोनों कॉटेज के अंदर जाते हैं और अंदर मिस्टर जिंगल्स यानी कि वो चूहा आज भी जिंदा होता है जो जेल की कैदी डेल के पास था। पॉल बताते हैं कि जब पर्सी ने जानबूझकर डेल को तड़पा तड़पा कर मारा, उस वक्त जॉन उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था और ये चूहा भी उसके पास था, तो शायद गलती से उसने अपनी शक्ति का एक अंश इस चूहे को भी दे दिया, इसीलिए इतने सालों से आज भी ये चूहा जिंदा है। और जहां तक मेरी बात है, तो जब जॉन ने मुझसे हाथ मिलाया था और ये दिखाया था कि विलियम ने किस तरह से उन बच्चियों को मारा, तो ना चाहकर भी उसे अपनी शक्ति का एक अंश मुझे देना पड़ा ताकि मैं उस सब कुछ उसकी नजरों से देख सकूं। उस वक्त मैंने महसूस कर लिया था। आज मेरी उम्र 108 साल है। जब जॉन कॉफी को सजाए मौत दी गई थी उस वक्त मैं 44 साल का था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखी है, साथ ही अपनी पत्नी, बेटे और अपने सभी करीबी लोगों को मरते हुए देखा है, और एक दिन तुम भी चली जाओगी। शायद यही मेरी सजा है और मेरा प्रायश्चित भी। और इसके बाद दिखाया जाता है कि एली की भी कुछ वक्त बाद मृत्यु हो जाती है और अंत में हमें दिखाया जाता है कि पॉल अपने बिस्तर पर लेटकर उन सब लोगों को याद कर रहा होता है जो कभी उसके नजदीक थे, उसके करीबी थे। उसे समझ में आ चुका है कि हर किसी का अपना ग्रीन माइल होता है, यानी कि जिंदगी से मौत का अपना सबका अलग सफर होता है। वो ये भी सोचता है कि अगर जॉन कॉफी एक चूहे को इतनी लंबी जिंदगी दे सकता है तो वो तो फिर एक इंसान है। उसकी जिंदगी कितनी लंबी होगी इस बारे में वो सोच भी नहीं सकता। उसे अपने ग्रीन माइल का यानी कि मौत का सफर बहुत लंबा लगता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म का नाम द ग्रीन माइल इसलिए है क्योंकि मौत का जो आखिरी सफर होता है जिसमें मुजरिम को जेल भेजा जाता है, उस सफर को कहा जाता है द लास्ट माइल। पर उस जेल का जो फर्श था वो हरे रंग का था, इसीलिए पॉल और उसके सभी साथी उस आखिरी सफर को द ग्रीन माइल कहा करते थे। ये फिल्म अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है। जहाँ इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, वही इंसान एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी अपने फायदे के लिए दूसरों को मार भी देते हैं। जॉन कॉफी, जिसके पास लंबी जिंदगी का वरदान था, पर वो जीना नहीं चाहता था क्योंकि जॉन कहीं ना कहीं जानता था कि लंबा जीना ज्यादा जरूरी नहीं है बल्कि अच्छे से जीना ज्यादा जरूरी है। उसने इस दुनिया में इतना दर्द देखा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। साथ ही साथ उसकी जिंदगी से ये भी संदेश मिलता है कि इंसान को दूसरों के लिए जीना चाहिए। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे सजाए मौत मिल रही है, उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि वो उन दो बच्चियों को नहीं बचा पाया, क्योंकि जब तक वो पहुंचा था वो बच्चियां पहले ही मर चुकी थी। अगर उनके अंदर जरा सी भी सांस होती तो वो उन्हें बचा सकता था। जॉन कॉफी कौन था, क्या था, किस दुनिया से आया था, ये वो हमारी दुनिया का हिस्सा